हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स का फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जितनी भी चीज़ें कवर करवाई जा रही हैं वो सारथी सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसी के कंटिन्यूटी में ये सारे आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जिसको भी इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारी O2IS एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एनटी का कोर्स है जिसमें जाकर आप पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं और टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं बाकी की गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि न्यूज़ में थी। देखो, प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है गति शक्ति, पीएम गति शक्ति। तो आपने बताना है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के रिगार्डिंग कौन सी स्कीम प्रधानमंत्री जी ने अभी लॉन्च करी है। देखो, जो प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम है ये एक ऐसी स्कीम है जो कि एक डिजिटल पोर्टल है। डिजिटल पोर्टल का मतलब है एक ऐसा ऐप है या यू कैन से एक ऐसा पोर्टल है जहां पर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं हमारी कंट्री की वो यहां पर कोलैबोरेट करेंगी। देखो, अगर कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, कोई रोड्स बनानी होती है, कोई एयरपोर्ट्स वगैरह बनाने होते हैं, तो उस चीज़ को बनाने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज से अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। अब वो अप्रूवल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हर एक कई बार जो फाइल है वो किसी मिनिस्ट्री के पास पड़ी रहती है काफ़ी देर तक, है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जो पीएम गति शक्ति है इसमें क्या होएगा, इसमें 16 मिनिस्ट्रीज और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर रहेंगे। और अगर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंटेशन करवानी है तो यहाँ पर हर एक मिनिस्ट्री को पता चलता रहेगा हाँ कि कौन सा प्रोजेक्ट है और वो इस टाइम पे जो फाइल है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर लाई कर रही है, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, हमारी इंडिया के एक तरह से ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है। देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द नेक्स्ट 4 ईयर। अगले आने वाले 4 सालों के अंदर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि है पीएम गति शक्ति। एक और हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है वो लॉन्च हुआ था 2019 में। उसके अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कही थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पीड से चल नहीं रहा है आगे काम इसके अंदर। तो जो गति शक्ति स्कीम है वो भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्लान है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसको भी एक तरह से हेल्प करेगा ताकि जल्दी से जल्दी हमारी कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगी एक दूसरे के साथ ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक ब्रांड या फिर एक लोगो को लॉन्च किया है। उस लोगो का नाम है सोनचरैया। सोनचरैया क्या है? एक ब्रांड और लोगो है। और ये ब्रांड एक तरह से अलग अलग कंपनीज के, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया तो हर एक के अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, जैसे नाइकी हो गया, है ना, अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ही जो हमारी कंट्री के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो अपनी लाइवलीहुड के लिए कोई ना कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई ना कोई अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए एक हमने भी ब्रांड रख दिया है, दैट इज़ सोनचरैया। ठीक है, अब ये जो इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, जैसे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो भी अपने अपने नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ब्रांड का नाम होगा सोनचरैया। अब हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, इसने जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है उनके साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अलग अलग कपड़े वगैरह दिखाए जाते हैं, तो वहां पर हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने प्रोडक्ट्स बनाए हैं एक तरह से वो भी शो किए जाएंगे। तो हमारे इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक तरह से ग्लोबल एक्सेस मिलेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड वो देखे जाएंगे। तो वो अगर अलग अलग लोग उसको खरीदते हैं तो एक तरह से ये हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट करेगा। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक ब्रांड का नाम बनाया है, दैट इज सोनचरैया। तो आपने ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट है कि पीएम स्वनिधि स्कीम
किस चीज़ के रिगार्डिंग है या फिर उसके अंदर कौन बेनिफिशियरी है। देखो कोविड के टाइम्स में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, दैट इज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये एक स्कीम लॉन्च करी थी जो कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है। तो ये 2020 में लॉन्च करी थी। इसके जो बेनिफिशियरी हैं वो स्ट्रीट वेंडर्स हैं। स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं, जैसे जो रेडी वाले होते हैं, है ना, ठेले वाले हो गए, जो अपनी जो रेडीज पे अलग अलग सामान लेकर आते हैं, जैसे टेक्सटाइल्स हो गया, एपरल्स हो गया, कोई आर्टिसन प्रोडक्ट्स हो गया, है ना, जितने भी हॉकर्स हैं, जितने भी ये सब्जी वाला है, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो अब इन स्ट्रीट वेंडर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए, कितना लोन है, 10,000 का लोन प्रोवाइड करने के लिए, वो भी विदाउट कोलेट्रल। विदाउट कोलेट्रल का मतलब होता है कि जब भी कोई बंदा लोन लेता है तो उसको कोई ना कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं या फिर कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर बिना कोलेट्रल के ही स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 का लोन मिल रहा है। इस लोन के थ्रू उन्होंने जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं, जो भी जैसे सब्जी वालाज हैं, है ना, कुछ भी वो चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको एक तरह से बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसके दौरान ये पीएम स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। और ये जो स्कीम है वो मार्च 2022 तक वैलिड है। 2020 में ये लॉन्च हुई थी। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि पहले तो 10,000 लोन प्रोवाइड किया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को, ताकि वो अपने बिजनेस के ऊपर उसको इन्वेस्ट कर सकें। दूसरी बात, अब ये जो लोन है ऑब्वियसली उनको पे भी करना पड़ेगा मंथली इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पे। तो अगर उन्होंने उसकी टाइमली पेमेंट करी है तो उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी 7% पे, ठीक है, अगर उन्होंने उसकी टाइमली पेमेंट करी है। देन इज अगर उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शंस के थ्रू पेमेंट करी है तो उनको मंथली कैशबैक्स भी मिल सकते हैं। मतलब इसमें अलग अलग इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। पहली बात तो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा रहा है कि वो खुद ब खुद अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं एक तरह से। दूसरी बात, यहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शंस को भी प्रमोट किया जा रहा है, अगर आप डिजिटली ट्रांजैक्ट करोगे तो आपको इतना कैशबैक वगैरह मिलेगा। तीसरी बात, यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं अपना जो लोन है वो टाइमली पेमेंट कर देंगे या फिर टाइम से पहले ही कर देंगे तो वो दोबारा से अगले लोन के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, और जो नेक्स्ट लोन है दैट इज ऑफ 20,000, तो वो दोबारा से लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो एक तरह से हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको इनकरेज करने के लिए, उनकी जो बिजनेस है उनको एक तरह से ग्रो करने के लिए तो ये स्कीम चलाई गई। नेक्स्ट जो स्कीम है दैट इज दलित बंधु स्कीम। जो दलित बंधु स्कीम है वो तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तेलंगाना स्टेट में लॉन्च हुई है। दूसरी बात, ये दलित लोगों के लिए है जिसके अंदर उनको 10 लाख रुपए पर फैमिली, मतलब एक फैमिली को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। ऑफ कोर्स जो भी आपके मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं उनको पैसे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उनकी लाइवलीहुड के लिए, प्लस अगर उन्होंने कोई ऐसा बिजनेस वगैरह सेटअप करना है तो उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेनिफिशियरीज हैं वो दलित पीपल हैं। देन इज उन्होंने ये जो स्कीम है वो पायलट बेसिस पे हुजूराबाद में लॉन्च करी थी, ठीक है। वहां पे जितनी भी दलित फैमिलीज हैं उनको कवर किया था। अगर ये यहाँ पर सक्सेसफुल रहती है स्कीम तो बाकी की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे भी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पे अलग अलग फैमिलीज को कवर किया है जो कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फॉल करते हैं, अलग अलग विलेजेस को इन्होंने यहाँ पर कवर किया है। तो आपने याद रखना है कि दलित बंधु स्कीम कौन सी स्टेट की है, दैट इज तेलंगाना की है। देन इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, नेशनल चाइल्ड लेबर, जो कि हमेशा न्यूज़ में रहती है किसी ना किसी वे से। तो सबसे पहली बात तो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है क्या? ये एक ऐसी स्कीम है जो 2007 में लॉन्च हुई थी। इस स्कीम का मकसद ये था कि हमारे इंडिया के अंदर जो भी बच्चे हैं जो लेबर का काम करते हैं, हम उनको वहाँ से हटाकर उनको स्कूल भेजेंगे, उनको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, उनको मिड डे मील स्कीम के दौरान उनको खाना प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये जो बच्चे हैं वो आने वाली हमारी कंट्री का आने वाला यूथ है, एक तरह से हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, तो हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में ये हमें हेल्प करेंगे। तो इसीलिए उन बच्चों को हम अभी से ही अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो इस चीज़ के लिए नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम आई थी।
अब इस स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं। उसमें से एक पोर्टल है पेंसिल पोर्टल। पेंसिल पोर्टल की सबसे पहली बात तो फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो लेबर का काम ना कर सके, उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए पेंसिल पोर्टल को लॉन्च किया गया। अब इस पेंसिल पोर्टल में होता क्या है? देखो, अगर आपके आसपास आपको लगे कि बहुत छोटा बच्चा जो है वो लेबर के काम में इन्वॉल्व है, तो आप इस पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट रेज कर सकते हो। फिर इस पोर्टल के दौरान उस बच्चे को मतलब आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है, मॉनिटर किया जाएगा, उसको ट्रैक किया जाएगा और अल्टीमेटली उसको अच्छे अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि स्कूल एजुकेशन हो गया, उसकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें इस पेंसिल पोर्टल के थ्रू होती हैं। देन इज यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है कि ये वाली स्कीम टोटली फंडेड बाय सेंटर है, मतलब इसमें जितना भी फंड्स है वो सेंटर के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग सोसाइटीज़ वगैरह सेटअप हुई हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर सेटअप हैं, और वहाँ पे उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी बच्चा चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है तो उसको एक तरह से रिपोर्ट किया जाएगा इस पेंसिल पोर्टल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेंसिल पोर्टल लॉन्च किया गया है। इफ यू फाइंड एनी चाइल्ड वर्किंग एनीवेयर, रिपोर्ट टू लोकल पुलिस स्टेशन, और या फिर आप पेंसिल पोर्टल पर भी रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये एक तरह से आप देख सकते हो कि लेबर मिनिस्ट्री ने ये पोर्टल को लॉन्च किया हुआ है। देन इज, अगर मैं चाइल्ड लेबर की बात करूं हमारे इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग अलग अलग डाटा है। जैसे 2011 वाला जो सेंसस है उसका डाटा है हमारे पास। देन इज यूनिसेफ का डाटा है, जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड होता है, जो कि चाइल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास यहाँ पर बहुत डाटा है। जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर 10.1 मिलियन जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, जिसमें से 4.5 मिलियन बच्चे जो हैं वो गर्ल्स हैं और 5.6 मिलियन बच्चे यहाँ पर बॉयज हैं। देन इज, हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो बच्चे हैं वो लेबर में इन्वॉल्व हैं। जैसे सबसे ज़्यादा 2.1 मिलियन बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं, फिर बिहार, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। देन इज 2001 और 2011 है उसके सेंसस के हिसाब से जो रूरल एरियाज के अंदर चाइल्ड लेबर थी वो एक तरह से कम हुई है, ठीक है। पहले 11.3 मिलियन थी, फिर ये 8.1 मिलियन हुई है। देन इज, अर्बन एरिया में ये जो लेबर है, चाइल्ड लेबर है, वो इंक्रीज हुई है। देन इज नेक्स्ट जो है आपकी न्यूज़, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो कि ट्राइबल्स के रिगार्डिंग जितने भी आपके अफेयर्स हैं, उनको कोई इश्यूज हैं तो उसके रिगार्डिंग ये उनकी देखरेख करती है। तो उन्होंने एक आदि प्रशिक्षण पोर्टल को लॉन्च किया है। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके अंदर अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, वुमेन के टीचर्स हो गए, देन इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गए, अलग अलग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर्स हैं वो हो गए। तो इन सब के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो इस पोर्टल पर अवेलेबल है कि फॉर एग्जांपल कौन से ट्राइबल ग्रुप को क्या क्या एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करी जा रही हैं, उनको क्या क्या ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सी उनको एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं या कौन सी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, इसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस पोर्टल पर अवेलेबल है, जो कि कौन मेंटेन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसको मेंटेन करती है। तो ये एक तरह से सेंट्रल रिपोजिटरी है, जो कि जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सेंट्रल रिपोजिटरी का मतलब इसके अंदर एक तरह से पूरे ऑल ओवर इंडिया की इंफॉर्मेशन है, जो कि जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह के द्वारा, अलग अलग जो जैसे मिनिस्ट्रीज के द्वारा जितने भी यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वो इस पोर्टल के अंदर इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो एक तरह से ये 1 पॉइंट इंफॉर्मेशन हब ऑफ डाटाबेस है। डाटाबेस आपको पता ही है, जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल रहती है। देन इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी फंड्स ग्रांट किए हैं किस चीज़ के लिए? ई प्रिजन्स प्रोजेक्ट के लिए। जो ई प्रिजन्स प्रोजेक्ट है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि हम टेक्नोलॉजी को, जो हमारा प्रिजन्स है या प्रिजनर्स हैं, वहाँ पर भी हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी प्रिजन्स हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पे जितने प्रिजनर्स हैं वो कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट करते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई काम करते हैं वो उन प्रिजनर्स के अंदर रहकर। तो जो भी चीज़ें वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उन प्रोडक्ट को हम ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेके आए ताकि वहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें एक तरह से।
तो इस ई प्रिजन्स प्रोजेक्ट के अंदर कुछ और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ई प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि वहाँ पर एक प्रिजन के अंदर जितने भी प्रिजनर्स रह रहे हैं, एक जेल के अंदर जितने भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो उनकी जो डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको हम डिजिटली रिकॉर्ड करें, ऑनलाइन उस चीज़ को हम रिकॉर्ड करें। देन इज नेशनल प्रिजन्स इंफॉर्मेशन पोर्टल। इस पोर्टल के अंदर अलग अलग प्रिजन्स जो हैं हमारी कंट्री के, उन सब के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी कि इस प्रिजन में कौन सा पर्सन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी। अब ये जो आपका ई प्रिजन्स प्रोजेक्ट है वो एक प्रोजेक्ट के साथ या फिर एक सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। वो कौन सा सिस्टम है? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हम जो भी आपके जस्टिस प्रोवाइड हो रही है, कोई पर्सन जेल में जा रहा है, उसका क्या क्राइम है, उसके तहत वो कौन से प्रिजन में रह रहा है, या फिर वो कौन कौन से कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई है, तो यहाँ पर एक पर्सन के जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है वो इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेगी। ठीक है, हमारे जो जस्टिस है वो प्रोवाइड करने के लिए एक तरह से हम ई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड रहेगी। पुलिस हो गया, फोरेंसिक्स हो गया, प्रोसिक्यूशन हो गया, कोर्ट्स हो गया, प्रिजन्स हो गया, ये सारी चीजें एक तरह से इकट्ठी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी। तो ये एक तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो उसी के साथ इंटीग्रेटेड है ई प्रिजन्स प्रोजेक्ट। जो ई प्रिजन्स प्रोजेक्ट है वो डेवलप किसने किया है? तो वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है। और जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है आपका मेती मिनिस्ट्री के अंडर आता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर आता है। ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है। और ये जो प्रोजेक्ट है आपका अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एक तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। देन इज नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक योजना लॉन्च करी थी, दैट इज संसद ग्राम आदर्श योजना। अब संसद ग्राम आदर्श योजना है क्या? देखो, यहाँ पर मिनिस्ट्री ने बोला कि जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जितने भी एमपीज हैं, लोकसभा मेंबर हो गया, देन इज राज्यसभा मेंबर हो गया, हर एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपना अपना विलेज एक तरह से चॉइस, अपनी चॉइस का एक विलेज चूज कर लेगा। ठीक है, और जो भी उन्होंने विलेजेस चूज किए हैं, जैसे कि उनको 3 विलेजेस चूज करने पड़ेंगे 2019 तक, और इन विलेजेस के अंदर जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है कि उस विलेज के अंदर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, या फिर उस विलेज का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको कैसे डेवलप किया जाना चाहिए। तो एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये बोला कि हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने अंडर अलग अलग विलेजेस को डेवलप करेंगी। आपको पता है ये जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने भी ये बोला था कि हमारा जो रूरल इंडिया है, हमारे जो विलेजेस हैं, वही एक तरह से हमारी कंट्री की बैकबोन है। अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी तो हमारी जो कंट्री है वो, हमारे जो विलेजेस हैं यहाँ पर, वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे हर एक चीज़ में। तो हमें किसी और कंट्री के ऊपर अलग अलग चीज़ों के लिए डिपेंडेबल होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर विलेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होगा तो एक तरह से ये हमारी कंट्री के लिए ही बेनिफिशियल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बोला कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपने अंडर 2019 तक कोई ऐसे 3 विलेजेस को डेवलप करें, और 2024 तक टोटल 8 विलेजेस उनके अंडर ऐसे होने चाहिए जिनको वो डेवलप करें। और यहाँ पर जो भी उन्होंने विलेजेस डेवलप करने हैं वो अपनी चॉइस के हिसाब से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो लोकसभा एमपी है, जो लोकसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने वो विलेज को चूज करना है जो कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आता है। एक जो लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी द्वारा चुना जाता है ना, एक स्टेट के अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसको चुना गया है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही कोई विलेज को उसने चूज करना है। देन इज राज्यसभा एमपी उन विलेजेस को चूज कर सकते हैं जो पूरी स्टेट के अंदर कोई भी विलेजेस उनकी चॉइस का है, क्योंकि जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो एक तरह से स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो स्टेट के किसी भी विलेज को चुन सकते हैं जिनको उन्होंने डेवलप करना है। जो नॉमिनेटेड एमपीज हैं वो ऑल ओवर इंडिया में से किसी भी विलेज को चुन सकते हैं जिनको उनको लगता है कि हाँ मैं इस विलेज को अच्छे से डेवलप कर सकता हूं। तो इसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, ऑफ कोर्स रूरल डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री है तो यहाँ पर विलेजेस की ही डेवलपमेंट हो रही है एक तरह से, तो उन्होंने ये संसद ग्राम आदर्श योजना को लॉन्च किया था। बाकी ये जो स्कीम है ये कब लॉन्च हुई थी? 2014 में लॉन्च हुई थी और हमेशा ये न्यूज़ में रहती है। तो ये जेपी नारायण जी जो हैं, हमारे जो सोशल
एक्टिविस्ट हैं एक तरह से, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अब हम बात करते हैं कि सेंसिस एक्सरसाइज जो है, आपको पता है जो सेंसिस होता है वो हर 10 साल बाद होती है, तो 2021 वाला जो सेंसिस है वो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। सबसे पहली बात तो कि ये जो सेंसिस है वो कौन लॉन्च करता है या कौन करता है इस सेंसिस को कंडक्ट, तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके अंदर एक रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस है, तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रार जनरल जी हैं वो इस सेंसिस को कंडक्ट करवाते हैं। किसके साथ मिलकर? सेंसिस कमिश्नर ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस सेंसिस को कंडक्ट करवाते हैं। दूसरी बात, ये जो सेंसिस है हर 10 साल बाद होता है, और सेंसिस है क्या? बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उनका जो भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है या कितने डेमोग्राफिक्स हैं, कितने एडल्ट हैं, कितने एज ग्रुप में कितने पर्सन हैं, कौन से रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं, तो इस चीज़ के रिगार्डिंग जितना भी डाटा है वो सेंसिस में कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। जो सेंसिस है वो हमारे इंडिया में सबसे पहली बार 1872 में हुआ था, और ये किसने करवाया था? ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मायो ने। उस टाइम पे हमारा जो इंडिया था वो ब्रिटिशर्स के अंडर था, तो लॉर्ड मायो जी ने 1872 में सबसे पहला सेंसिस कंडक्ट करवाया था। लेकिन ये जो सेंसिस था ये कंप्लीट सेंसिस नहीं था, तो सबसे पहला जो कंप्लीट सेंसिस है वो 1881 में, मतलब उसके 10 साल बाद कंप्लीट सेंसिस कंडक्ट हुआ। देन इज अब तक हमारी कंट्री में टोटल 15 सेंसिस कंडक्ट किए जा चुके हैं 2011 तक, और जो 2021 वाला सेंसिस है वो हमारा 16th सेंसिस है, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब जैसे ब्रिटिश इंडिया के अंदर अलग अलग सेंसिस होते थे, अब क्योंकि ब्रिटिशर्स चले गए, हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, उसके बाद हमारा जो सेंसिस है वो एक एक्ट के अंडर आता है जिसका नाम है सेंसिस एक्ट, जो 1948 ने पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था। तो इसके अंडर हम सेंसिस को हर 10 साल बाद कंडक्ट करते हैं। ये तो थी आपकी सेंसिस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। बाकी आपने 2021 वाले सेंसिस के रिगार्डिंग ये याद रखनी है कि ये 16th सेंसिस है। देन इज ये एक ऐसा सेंसिस है जिसमें जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है वो मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू कलेक्ट किया जा रहा है, और ये एक तरह से डिजिटली कंडक्ट करवाया जा रहा है ये सेंसिस। तो यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे वो एक तरह से रॉ इंफॉर्मेशन होगी, और रॉ इंफॉर्मेशन को हमें प्रोसेस करना पड़ता है ताकि वहां से हम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन निकाल सकें। तो ये अगर डिजिटली कंडक्ट होगा तो यहाँ पर हमें जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जो इंफॉर्मेशन रॉ इंफॉर्मेशन है वो जल्दी प्रोसेस हो जाएगी, और वो हम उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी जितनी भी स्कीम्स वगैरह हैं उसको लॉन्च करने के लिए या फिर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, पीएम उज्ज्वला योजना, ठीक है, पीएम उज्ज्वला योजना लॉन्च करी थी। तो वो किस चीज के रिगार्डिंग स्कीम है? देखो आपकी दो स्कीम्स है, एक है आपकी उजाला योजना और एक है आपकी उज्ज्वला योजना। आपने इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है। जो उजाला योजना है वो ऐसी स्कीम है जहां पर बेनिफिशियरीज को एलईडी बल्ब्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि जो हमारे कंट्री की एनर्जी कंजम्पशन है वो एक तरह से कम हो सके, क्योंकि जो एलईडी बल्ब्स होते हैं वो कम एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। देन इज अगर मैं उज्ज्वला स्कीम की बात करूं तो यहां पर जो बेनिफिशियरीज हैं उनको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के कनेक्शंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जितने भी आपके सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर एलपीजी गैस होती है, तो इसके कनेक्शंस जो है वहां यहाँ पर ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो उज्ज्वला योजना है उसकी दो स्कीम्स है, एक है उज्ज्वला योजना 1 और दूसरी है उज्ज्वला योजना 2। जो उज्ज्वला योजना 1 है उसमें सरकार ने बोला कि हम 50 मिलियन वुमेन को इसके अंडर कवर करेंगे और इन वुमेन्स को हम एलपीजी के कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे 2020 तक, ठीक है। और यहां पर बेनिफिशियरीज क्या हैं? विमेन्स हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। देन इज 2018 में इसके अंदर और अलग अलग कैटेगरीज को इंक्लूड कर दिया गया, जैसे एससी एसटी कैटेगरीज को इंक्लूड कर दिया गया, इन बेनिफिशियरीज को भी इंक्लूड कर दिया गया कि हम इनको भी प्रोवाइड करेंगे। देन इज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर जो बेनिफिशियरीज हैं उनको घर प्रोवाइड किए जा रहे थे, अब घर के साथ साथ उनको एलपीजी के कनेक्शंस भी एलपीजी के कनेक्शंस भी प्रोवाइड किए गए। तो एक तरह से जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये इन सारी स्कीम्स में भी इंप्लीमेंट हो गई।
जैसे अंत्योदय अन्न योजना होगी आपकी, जिसमें बेनिफिशियरीज को खाना प्रोवाइड किया जा रहा था। तो इन सारी स्कीम्स को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर कवर किया गया। जो आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सेकंड है, उसमें और ज्यादा बेनिफिशियरीज को कवर किया, जैसे कि माइग्रेंट्स हो गए। माइग्रेंट्स कौन होते हैं? जो भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करते हैं, वहां पे अपने जो भी जॉब पर्पसेस के लिए वहां पर रहने लग जाते हैं। तो एक तरह से उनके मतलब माइग्रेंट है, एक पहली बात तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करे हैं, दूसरी बात उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, देन इज उनके पास कनेक्शंस नहीं है, वो खाना कैसे बनाएंगे? तो उनको भी, माइग्रेंट वर्कर्स को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। वो भी एक तरह से बेनिफिशियरीज हैं जिनको एलपीजी के कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए। तो अगर उनके पास एड्रेस का कोई प्रूफ नहीं है तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू भी बोल सकते हैं कि हाँ मैं ये माइग्रेंट वर्कर हूं और मुझे एलपीजी का कनेक्शन चाहिए, तो उनको यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम है, ये किस पर्पस के लिए आई? देखो, जितने भी रूरल एरियाज के अंदर जितने भी लेडीज होती हैं वो चूल्हे के ऊपर खाना बनाती हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होती है और उससे एक तो पहली बात तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, और दूसरी बात जो वुमेन उस चूल्हे के ऊपर काम कर रही है तो उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, अस्थमा हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बनाई गई। एक और पर्पस था इसका कि जो भी यहाँ पे हम एलपीजी के कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम इनमें जो कनेक्शंस हैं तो एक तरह से वो एनर्जी ही है जो फ्यूल पर्पसेस के लिए यूज हो रही है। तो यहाँ पर हम गोबर्धन का भी एक तरह से फुल यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो गोबर होता है, जो काओ डंग होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो मिथेन गैस प्रोड्यूस करती है, और वो मिथेन जो है हम फ्यूल पर्पसेस के लिए या मतलब कनेक्शंस के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया गया। देन इज अब जो गवर्नमेंट है वो पाइप्ड गैस कनेक्शंस भी प्रोवाइड कर रही है 50 डिस्ट्रिक्ट्स तक। अभी पहले ये एक तरह से पायलट बेसिस पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो 21 लाख घरों के अंदर पाइप्ड कनेक्शन, मतलब आपको बार बार सिलेंडर्स खरीदने की या लेने की, उसमें फ्यूल भरवाने की जरूरत नहीं है। एक पाइप का कनेक्शन आ जाएगा आपके घर तक और उस पाइप के कनेक्शन के थ्रू ही आपके जो फ्यूल है वो वहां पर आ जाएगा। तो आई होप आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं संवाद स्कीम के बारे में। अभी संवाद स्कीम का जो सेकंड फेज है उसको एक तरह से एक्सटेंड किया गया है। तो वो किस मिनिस्ट्री ने एक्सटेंड किया है या किस मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने संवाद स्कीम को लॉन्च किया है। पहली बात तो संवाद की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, सपोर्ट एडवोकेसी मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस फॉर चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सर्कमस्टांसेस एंड डिस्ट्रेस। दैट मीन्स जो बच्चे जिनको मेंटली प्रॉब्लम है, मतलब उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, तो उन सारे बच्चों को ये स्कीम हेल्प करने वाली है। ठीक है, कैसे हेल्प करेगी? तो यहाँ पर अलग अलग मेंटर्स जो हैं, टेली काउंसलर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो ये इन बच्चों से बात करेंगे और उनको अपनी जो भी डिस्ट्रेस है या फिर जो भी उनको एंजाइटी हो रही है, अगर वो खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं तो उन चीज़ से उभरने के लिए इन बच्चों को हेल्प करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने संवाद स्कीम का जो सेकंड फेज है इसको एक्सटेंड किया है। आपने याद रखना है कि ये बच्चों की मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग ये एक प्रोग्राम है। देन इज अगस्त 14 को अब हमारा पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाया जाएगा। देखो, जो हमारी इंडिपेंडेंस है, आज़ादी है, वो हमें मिली थी 15 अगस्त 1947 को। उसके पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री है। हिस्ट्री आप मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से कवर करोगे, आपको संधू सर भी पढ़ा रहे होंगे, तो वहाँ पर अच्छे से कवर करोगे। यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था, अब जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे और अल्टीमेटली जब उन्होंने बोला कि हाँ हम इंडिया को छोड़कर जाएंगे, हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाली है, तो इतनी इजीली हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली। तो उसके पीछे हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। तो अगर मैं आज शॉर्ट में बात करूं तो जो सर क्लेमेंट एटली हैं, जो लेबर पार्टी के वहां पर प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के अंदर, तो उन्होंने बोला था 20 फरवरी 1947 को उन्होंने बोला कि हम 30 जून 1948 को इंडिया छोड़कर चले जाएंगे। एक तरह से इंडिया का, ब्रिटिशर्स का जो रूल है इंडिया में वो एंड हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को मुस्लिम लीग ने माना नहीं।
मतलब जो मुस्लिम लीग है वो हमारे इंडिया की उस टाइम पे मेजर पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी। तो उसने इस चीज़ को माना नहीं, उन्होंने बोला कि हमें तो भाई पार्टीशन चाहिए। तो 3 जून को 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जी हैं, उन्होंने जून 3 प्लान दिया। उस जून 3 प्लान के रिगार्डिंग उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम इंडिया को पार्टीशन कर देते हैं, इंडिया का पार्टीशन कर देते हैं। तो इस चीज़ को कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया और अल्टीमेटली जो हमारा इंडिया है वो इंडिया और पाकिस्तान में, जो पहले वाला इंडिया है बेसिकली, वो इंडिया और पाकिस्तान में एक तरह से डिवाइड हो गया। और जो पाकिस्तान है उसमें 2 पार्ट्स बने, एक है आपका ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, देन इज वेस्ट पाकिस्तान जो आपका आज वाला पाकिस्तान है। जो ईस्ट पाकिस्तान है वो 1957 में जो बांग्लादेश है वो बांग्लादेश बन गया था बेसिकली। 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था तो उस टाइम पे वो बांग्लादेश बन गया था, और अभी रिसेंटली आपका जो वेस्ट पाकिस्तान है वही आज का पाकिस्तान है। देन इज अब जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान ने बोला कि हम 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो 14 अगस्त जो है वो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। देन इज 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, जिस दिन 15 अगस्त 1947 को हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्होंने बहुत ही एक फेमस स्पीच दी थी, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, तो ये स्पीच दी थी उन्होंने। तो अब जब पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे जो कि बहुत हॉरर इंसिडेंट्स हुए थे कि मतलब बहुत सारे जो लेडीज हैं उनका रेप किया गया है ना, जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर। ठीक है, जो बॉर्डर लाइन है वो किसने एक तरह से खींची थी, वो रेडक्लिफ ने ऑर्गेनाइज किया था कि इंडिया और पाकिस्तान को इस लाइन से यहाँ से पार्टीशन किया जाएगा। तो रेडक्लिफ ने ये किया था। तो रेडक्लिफ ने वो सारा पेपर्स के ऊपर ही किया था कि हाँ ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान को यहाँ पे मैप के ऊपर उन्होंने डिवाइड किया, लेकिन उनको कुछ पता नहीं है कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड रियलिटी इसकी कुछ और ही है। किसी का घर जो है आधा पाकिस्तान में चला गया, आधा इंडिया में चला गया। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे पार्टीशन के दौरान। तो उस चीज को रिमेंबर करने के लिए अभी हमारा जो 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, उस टाइम पे जो 14 अगस्त है उस दिन हम अपना पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे को मनाएंगे। तो आपने ये याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। देन इज रिसेंटली एक और मिशन लॉन्च किया गया है, दैट इज नेशनल हाइड्रोजन मिशन। सबसे पहली बात तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है। ये एक ऐसा मिशन है जिसमें हम हाइड्रोजन बनाएंगे एक तरह से, लेकिन हाइड्रोजन को हम रिन्यूएबल तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको हाइड्रोजन के बारे में बता देती हूँ। जो हाइड्रोजन है वो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो मैंने आपको केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल बताया था, एलिमेंट्स बताए थे अलग अलग, उसके अंदर ये सबसे पहला एलिमेंट है और सबसे हल्का एलिमेंट है। ठीक है, ये हवा से भी बहुत ज्यादा इसका जो वेट है बहुत कम है और ये अपनी प्योर फॉर्म में बहुत रेयरली पाया जाता है। देन इज ये बहुत ज्यादा हाईली कंबस्टेबल एलिमेंट है। हाईली कंबस्टेबल का मतलब है ये एक तरह से जल्दी आग पकड़ता है। ठीक है, ये डाई एटमिक गैस है। डाई एटमिक गैस का मतलब होता है यहाँ पर जो हाइड्रोजन 2 है ये 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना है, जिसमें एक हाइड्रोजन मतलब एक जो हाइड्रोजन एटम है और दूसरा हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, तो उसके साथ मिलकर बना है, इसलिए हम इसको डाई एटॉमिक गैस भी कह रहे हैं। जो आपके हाइड्रोजन है वो अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन होते हैं जो कि हम फ्यूल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। जैसे सबसे पहला है आपका ग्रे हाइड्रोजन। जो आपका ग्रे हाइड्रोजन होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी आपकी नेचुरल गैस होती है उस गैस को हम यूज करते हैं ताकि हमारे पास हाइड्रोजन बने, लेकिन हाइड्रोजन के साथ साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, तो जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, एक तरह से वैसे तो वो प्लांट्स उसको रिप्लेनिश कर देंगे, लेकिन जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी उतनी ज्यादा हमारी अर्थ के ऊपर जो हीट है वो एब्जॉर्ब्ड रहेगी, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसकी वजह से एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा। देन इज नेक्स्ट टाइप है आपका ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन के अंदर भी हम नेचुरल गैस को ही यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन बनाने के लिए और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज हो रहा है, लेकिन यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है उसको कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, और उसको कैप्चर कर कर जो भी फॉर एग्जांपल किसी भी पर्पस के लिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करना है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, तो उन पर्पसेस के लिए इसको यूज कर लिया जाता है।
थर्ड टाइप ऑफ जो हाइड्रोजन है आपकी, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर नेचुरल गैस को यूज नहीं किया जा रहा है। यहां पर किसको यूज किया जा रहा है? रीन्यूएबल एनर्जी को यूज किया जा रहा है। रीन्यूएबल एनर्जी का मतलब है ऐसी एनर्जी जो कि रिन्यू होती रहती है। जैसे कि अगर मैं धूप से एनर्जी लूंगी तो वो एनर्जी कभी खत्म होने वाली नहीं है, दैट मीन्स वो रिन्यू होती रहती है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये है, नॉन रिन्यूएबल में आपकी नेचुरल गैस भी आती है, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोल हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है कि ये एक ऐसी एनर्जी है जिसका सोर्स लिमिटेड है, दैट मीन्स आने वाले टाइम में ये सोर्स खत्म हो सकता है। हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, हमारी वर्ल्ड के अंदर कोल है, वो लिमिटेड अमाउंट है। अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर करके उसमें से एनर्जी लेते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये सारे जो सोर्सेज हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ये एक तरह से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आपके क्या आ गए? जैसे सोलर एनर्जी आ गया, विंड एनर्जी आ गया, ठीक, देन इज हाइड्रो पावर आ गया आपकी, मतलब पानी वगैरह को यूज करके जहां जो भी एनर्जी बनाई जा रही है। तो ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर ऐसी हाइड्रोजन बनती है जिसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं होगी, दैट मीन्स आपकी जो भी ग्लोबल वार्मिंग है वो नहीं हो पाएगी इसके अंदर। तो ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर आपकी जो भी हाइड्रोजन बनती है वो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के वजह से बनती है। वाटर मॉलिक्यूल को मैं हाइड्रोजन में स्प्लिट कर सकती हूँ और ऑक्सीजन बना सकती हूँ यहां से, है ना। तो इसके दौरान आपकी हाइड्रोजन बनती है और ये फ्यूल पर्पसेस के लिए यूज होता है। बाकी आपका जो हाइड्रोजन है वो बहुत सारी बैटरीज और बहुत सारे सेल्स में भी यूज होता है। जैसे कि आपका मान लो ये कोई सेल है, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन प्रोवाइड करी है और ये जो हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो कैथोड के टुवर्ड्स क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। जो कैथोड होती है वो एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होती है जो कि H पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और यहाँ पर हवा आती है तो उसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है वो बर्न करती है। दैट मीन्स यहाँ पर एक कनेक्शन बना हुआ है। तो सेल्स का काम यही तो होता है कि एक पूरे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम सेल्स को यूज करते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर हम रिन्यूएबल तरीके से हाइड्रोजन को बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया अभी ग्रीन हाइड्रोजन है ना, तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन को बनाएंगे। तो इसकी वजह से ये हमारे पेरिस एग्रीमेंट में भी हेल्प करेगा। पेरिस एग्रीमेंट क्या था? 2016 में आया था। तो इसमें हमने ये बोला था कि हमारे वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ने नहीं देंगे और उसको कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 2 डिग्री तक तो एटलीस्ट नीचे ही रहे। तो वो टेम्परेचर एक तरह से नीचे रहेगा कैसे? जब हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम एमिट होगी, दैट मीन्स जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कम बनेंगी और उसकी वजह से कम ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो इसीलिए जो आपका नेशनल हाइड्रोजन मिशन है वो इन्हीं चीज के ऊपर ध्यान देता है कि हमने हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है, वो भी रिन्यूएबल तरीके से। तो ये जो मिशन है आपका यूनियन बजट जो आपका 2021-22 वाला पिछले साल का जो बजट था उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया था और ये इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि हम किसी ग्रेन को फोर्टिफाई करेंगे। तो वो कौन सा ग्रेन है? देखो हमारी सरकार ने बोला है कि हम राइस की फोर्टिफिकेशन करेंगे। पहली बात तो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऐसी क्रॉप है, अगर उसके अंदर मैंने न्यूट्रिशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो मैं न्यूट्रिशन की क्वालिटी उसको अंदर इंप्रूव कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल चावलों के अंदर अगर मैंने विटामिन्स की क्वांटिटी इंप्रूव करनी है, मिनरल्स की क्वांटिटी, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, है ना, इन सब चीजों को अगर मैंने उस राइस के अंदर डालना है तो उस चीज को मैं कहती हूँ फोर्टिफिकेशन। जो आपकी फोर्टिफिकेशन है वो होती कैसे है? इसके अंदर बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। जैसे कोई भी चावल के अंदर अगर मैंने फोर्टिफिकेशन करनी है तो उसके जीन को एक्सट्रैक्ट, उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और उसकी जो जीन्स हैं उसको मैनिपुलेट करके उसके अंदर ऐसी जीन्स डालती जाती हैं ताकि ये चावल ज्यादा से ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स बनाने लगे। तो इस चीज को तो कहते हैं हम फोर्टिफिकेशन। जो फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस है उसमें हम राइस के अंदर अलग अलग न्यूट्रिशनल क्वालिटीज डालेंगे। तो हमारी जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये बोला कि अगर हम 1 किलो राइस को फोर्टिफाई करते हैं तो उसके अंदर 28 से लेके 42 mg तक आयरन मिल सकता है। देन इज फॉलिक एसिड को भी हम इन चावलों के अंदर डाल सकते हैं। विटामिन B12 हो गया। तो इन सारी चीजों को हम राइस के अंदर डाल सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक फोर्टिफिकेशन के बारे में समझ में
आया होगा, अब जो हमारी सरकार है वो राइस की फोर्टिफिकेशन कर क्यों रही है? देखो, हमारी जो सरकार है उन्होंने अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करी है, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंदर हम जो भी बेनिफिशियरी हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनको हम यहाँ पर खाना देते हैं, वीट देते हैं, यू कैन से चावल देते हैं, तो अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो अगर वो हम उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि जो चावल हम उनको दे रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल क्वालिटी हो, जिसकी वजह से जिन भी बेनिफिशरीज तक ये चावल पहुंच रहे हैं तो उनके अंदर कोई भी हिडन हंगर ना रहे। तो ऐसे ही हम मिड डे मील स्कीम्स में भी बहुत सारी ऐसे जो ग्रेन्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम भी है, इसके अंदर भी हम खाना दे रहे हैं। तो क्यों ना खाना वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरा हो। तो इन सारी चीज़ों को टारगेट करने के लिए हमारी सरकार ने बोला है कि हम चावलों को क्या करते हैं, फोर्टिफाई करते हैं। अब एक बार हम अलग अलग स्कीम्स देख लेते हैं जिनको ये टारगेट कर रहे हैं। जैसे जो मिड डे मील स्कीम है, इसके अंदर जो भी बच्चे स्कूल में जाते हैं 1 से लेके 8वीं तक के बच्चों को यहाँ पर खाना प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से वो उनके अंदर पढ़ने की इंकरेजमेंट भी लेकर आएगा कि हाँ, कि आज मैंने स्कूल जाना है ना, वहाँ पर मैं पढ़ूंगा प्लस मुझे खाना भी मिलेगा। तो एक तरह से उनके लिए इंसेंटिव हो गया। देन इज ये 1995 में लॉन्च किया था और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दैट मीन्स यहाँ पर सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, एक दूसरे के साथ मिलकर इस स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं, जो फंड्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जो मिड डे मील स्कीम है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंडर आता है। तो आपने याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का स्कीम है। देन इज जो ICDS स्कीम है, ICDS का मतलब है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, मतलब एक बच्चे की डेवलपमेंट के लिए उसको जो सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं। फॉर एग्जांपल आंगनवाड़ी की सर्विस हो गया। देखो, इस स्कीम के अंडर टोटल 6 स्कीम्स आती हैं। वो क्या क्या स्कीम है ये मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर तक। पहले आप देख लो कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दैट मीन्स यहाँ पर स्टेट और जो सेंटर है वो मिलकर इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही है। देन इज ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है और ये 1975 में स्कीम को लॉन्च किया गया था। अब जो आपकी 6 स्कीम्स हैं ICDS के अंदर, सबसे पहली है आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम। जो आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम है उसमें जो छोटे बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी में जाते हैं और उनको अलग अलग चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, उनको वहां पर खाना प्रोवाइड किया जाता है। तो एक तरह से हम उनकी आंगनवाड़ी में उनकी कॉग्निटिव स्किल्स को भी बिल्ट अप कर सकते हैं। देन इज हम उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर उनके हेल्थ चेकअप्स कर सकते हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन वगैरह होगी, ये भी आंगनवाड़ी सर्विसेज के अंडर ही आता है। देन इज नेक्स्ट जो स्कीम है दैट इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके अंदर जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनको कुछ ना कुछ कैश इंसेंटिव्स दिया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है उनके अकाउंट्स के अंदर, ताकि वो अपनी हेल्थ के ऊपर इन पैसों को खर्च कर सकें और उनके अंदर जो भी हंगर वगैरह है, जो भी न्यूट्रिशन की चीजें उन्होंने पूर्ति करनी है, तो इन पैसों का वो यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट स्कीम है हमारी नेशनल क्रेच स्कीम, जो कि ICDS के अंदर आती है। नेशनल क्रेच स्कीम के अंदर जो 6 मंथ से लेके 6 साल के बच्चे हैं, इनको यहाँ पर देखरेख किया जाता है, क्योंकि आपको पता ही होगा जो क्रैचेस होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और वहां पर उनकी देखभाल होती है। आजकल तो जैसे जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो अपने बच्चों को क्रैचेस के अंदर छोड़कर चले जाती हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे क्रैचेस भी हैं जहाँ पर उन बच्चों की बहुत अच्छी अच्छी डेवलपमेंट होती है, उनकी चाइल्ड केयर एजुकेशन होती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, उनके हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इस स्कीम के अंडर 7.5 घंटे के लिए 1 महीने में 26 दिन वो बच्चा जो है वो क्रैच में रह सकता है। देन इज नेक्स्ट स्कीम है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, जिनमें हम जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनके ऊपर ध्यान दे रही हैं। एडोलेसेंट गर्ल्स के अंदर भी अलग अलग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं न्यूट्रिशन की वजह से, तो उनके अंदर भी हिडन हंगर हो सकती है। उनके न्यूट्रिशन और स्किल्स के ऊपर ध्यान देने के लिए ये एक स्कीम है। चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जो है उसमें जो भी बच्चे बहुत ज़्यादा निग्लेक्टेड हैं, जिनका एब्यूज़ किया गया है, जिनकी एक्सप्लॉयटेशन हुई है, उन बच्चों के ऊपर ध्यान देने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है। देन इज पोषण अभियान।
पोषण अभियान के अंदर हम अलग अलग कैटेगरीज को हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, जैसे जितने भी स्टंटेड बच्चे होते हैं जिनकी यू कैन से जिनकी जो हाइट है वो बहुत कम है अकॉर्डिंग टू देयर एज, देन इज जो भी वास्टेड बच्चे होते हैं जिनका भी एनीमिया है, तो इन सारे पर्सन को यहाँ पर, इन सारे बच्चों को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा और उनको न्यूट्रिशनल चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आप यंग चिल्ड्रन के ऊपर इनका फोकस है, एडोलेसेंट गर्ल्स हो गया, प्रेग्नेंट वुमेन हो गया, लैक्टेटिंग मदर्स हो गया। तो एक तरह से ICDS स्कीम के अंदर हम एक बच्चा बचपन से लेके या जब से एक वुमेन प्रेग्नेंट है तब से लेके उसकी फुल ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए ये एक स्कीम लॉन्च करी गई थी। अब इस स्कीम के अंडर भी जैसे खाना वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उस न्यूट्रिशन में जैसे जो चावल प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो हम उन चावलों को फोर्टिफाई कर दें ताकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन आ जाए और जो भी पर्सन तक ये खाना पहुंच रहा है उसके अंदर जो हिडन हंगर है वो एक तरह से कम हो जाए। तो आई होप आपको यहाँ तक हर एक स्कीम समझ में आई होगी। आपने कोशिश करनी है कि हर एक स्कीम का नाम याद रखें और उसकी स्पेशली मिनिस्ट्री याद रखनी है। अगर आप इन स्कीम्स को दोबारा से दोबारा रिवाइज करोगे तभी आपको ये स्कीम्स याद रहने वाली है। अदरवाइज ये अगर आपने लेक्चर देखा है तो ये बहुत टाइम तक आपके दिमाग में रिटेन रहने वाला नहीं है जब तक कि आप इस चीज को रिवाइज नहीं करते हो। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आपकी एक और लेक्चर रहता है गवर्नमेंट स्कीम्स का जिसमें हम बची कुची जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो कवर कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।